जय भारत, जय हिंद। आज हमारे स्टूडियो में है निदा सैयद, जिसने 12th साइंस से ज़िले को टॉप किया है। आज हम उससे बात करेंगे कैसे टॉप किया जाता है, टॉपर्स कैसे तैयारी करते हैं, आखिर इसके पीछे स्ट्रेटेजी रणनीति क्या काम करती है। हम उससे बात करें इससे पहले मैं चाहता हूँ उसके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि अंधेरों से उजालों की कई किरणें निकलती हैं, जो पैदा बेटियाँ होती हैं तकदीरें बदलती हैं। बड़ा रुतबा है कितना बेटियों का, पूछिए हमसे, हमारी कौम में तो बेटियों से नस्लें चलती हैं। आइए बात करते हैं निदा सैयद से। निदा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है। निदा के साथ यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में उनके फादर, उनके पिताजी आसिफ अली साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। निदा, कैसा महसूस हो रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने मेहनत की है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परसेंट आए अभी आपके? मेरे 95.80% आए। 95.80%। 10th में क्या परसेंट रहा था आपका? मेरा 10th में भी मैंने टॉप किया था 95.83%। वेरी गुड। निदा, चूँकि आसिफ भाई आप जो हैं एक ठेकेदार के पास कहीं सुपरविज़न का काम करते हैं और निश्चित तौर पर जो है बहुत सारी सहूलियतें आपके पास नहीं हैं, फिर भी आपकी बेटी इतना टॉप कर रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब घर का माहौल आपने कैसा दे रखा है कि बच्चा टॉप करे? जो चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में नहीं कर पाए जी, तो मैं चाहता हूँ कि ये करें। इस वजह से मैंने उसका शुरू से ध्यान रखा है और जैसा भी मेरे से बना है कोशिश करके मैंने जैसे छोटा मोटा जैसा अपना बना कमा के जैसे इसको इस लायक बनाया, अल्लाह की तरफ से आज इस लायक पहुँची है। नहीं आसिफ भाई, मैं जानना ये भी चाहता हूँ इससे आगे कि जब ये पढ़ती है, स्टडी करती है, उस वक्त आप इसको क्या माहौल देते हैं घर का? अच्छा, मैं ये बात उन लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे औसत दर्जे के हैं, आप कैसा माहौल देते हैं इसको घर पर? सबसे ज़्यादा तो इसकी वालदा जो फराबी है मेरी मिसेस जी, उनका बहुत है योगदान है। वो इनसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती है, ना कभी काम की कहती है जी। जैसा कि ये बचपन से ही 8th क्लास क्या LKG से ही टॉपर रही है, 96-97% से कभी कम आई नहीं। जी जी। तो इसका क्या शुरू से हमने वो हमारे वालिद साहब जो इंतकाल फरमा गए, यूसुफ अली साहब जी, उन्होंने भी कहा था मेरे को कि बेटा ये लड़की बहुत आगे तक जाएगी। जी तो उनका भी योगदान था, उनका बहुत शार्प दिमाग था हमारे वालिद साहब का। जी। तो वही दिमाग इसमें है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है तो उन्हें घर के कामकाज से दूर रखना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, ज़्यादा उनके ऊपर लोड नहीं दिया जाए। बिल्कुल लोड नहीं दिया जाता है इसके ऊपर। फ्री माइंड से सिर्फ इसका एक ही टारगेट है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई जी। उसके अलावा कोई काम नहीं करती है। ये 2 से 3 साल हो गए, ये आसपास में 100 मीटर दूर भी कहीं खाना होता है शादी का, वहाँ भी नहीं जाती है, क्योंकि बाईजूस से ऑनलाइन कोचिंग जो हमारे जाफरुद्दीन ठेकेदार साहब हैं उन्होंने 2 साल का इसको करवाया है, 40,000 में उनकी तरफ से करवाया था। अच्छा, ऑनलाइन बाईजूस से कोचिंग करी है हमारे चौहान साहब हैं, जाफरुद्दीन चौहान साहब। निदा, एक बात बताओ, कितने घंटे स्टडी करती हो तुम? जी, मेरा तो हर घंटे स्टडी में ही निकलता है। मतलब कि थोड़ी देर खाना वगैरह हो जाता है और कोचिंग जाने के टाइम थोड़ा हो जाता है, और थोड़ी देर मैं बाहर घूम लेती हूँ, थोड़ी देर टीवी, थोड़ी देर खेलना, बाकी तो फिर मैं पूरा टाइम स्टडी करती है। हाँ। एक औसत दर्जे का जो छात्र होता है उसे अगर उसे भी इस लेवल पे आना है कि वो भी ज़िला टॉप करे या स्कूल टॉप करे, तो आप क्या सलाह देती हो उसको? क्या करना चाहिए उसको? पढ़ाई करनी चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि औसत वही होता है जिसने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया है। अगर मेरी तरह स्टार्टिंग से ध्यान दिया हो तो फिर तो टॉपर ही होता, लेकिन स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब औसत वाला ये समझता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस लेवल का नहीं हूँ तो मैं इसे छोड़ दूँ, तो बीच में क्विट नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप करो, 1 महीने 2 महीने, कम से कम 1 साल बाद तो आपको वो चीज़ बढ़िया याद हो जाएगी। तो मेहनत करते रहना चाहिए, मतलब कि छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, कंटिन्यूस हाँ, मेहनत करनी चाहिए। यानी कि ये मैं मुझे वो इस वक्त वो श्लोक याद आ रहा, दोहा याद आ रहा है कि करत करत अभ्यास है जन्मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे, लगातार मेहनत करोगे, तो कोई जटिलता ऐसी नहीं है जिसको आप हल नहीं कर सकते। क्या आप इस बात पर यकीन करती है कि चाहे कितनी औसत दर्जे का छात्र हो, अगर वो मेहनत करे मुसलसल तो वो भी टॉपर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कितनी ऐसी चीज़ें देखी है, खुद पढ़ा है जी। आराम से। अगर आप मेहनत कर रहे हो जी तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताएं आप
कि घर से आपको कैसा कोऑपरेशन मिलता है, आपके वालिद का, यानी आप फादर का, आपकी मदर का, आप और दूसरे लोगों का कैसा कोऑपरेशन मिलता है आपको? मुझे ये लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए बस, है ना, सब कोऑपरेट करते हैं। सारा जो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सब मुझे बस पढ़ाई के लिए, मेरे लोगों के फ्रेंड्स होते हैं ना, चल पार्टी करने चलते ये करते, मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं, मुझे और मेरे को और पढ़ाई के लिए तू तो इस बार टॉप करेगी, ऐसे कर करके मेरा और इनकरेज करते हैं आपको। अच्छा एक बात बताएं मुझे कि जब जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने बैठता है, जब एग्ज़ाम देता है बच्चा, तो आपके हिसाब से बच्चे को, स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या चीज़ है वो जो एग्ज़ाम में कई बच्चे पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनका जो परसेंटेज है वो ऐसा नहीं रहता है, तो एग्ज़ाम देते वक्त क्या लगता है आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये कि ये समझना चाहिए कि आपको पूरा पेपर आता है, नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लेवल के बाहर के होते हैं, उसे थोड़ी देर छोड़ दो, आप जब पूरा पेपर कर लेंगे ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, वो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक आपको आंसर आ जाएगा। हो, यानी बच्चे कोशिश ये करते हैं कि जो मुश्किल सवाल होते हैं, है ना, तो उसे छोड़ दो रेस्ट के लिए, बाद में जब आप उन क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको उसका आंसर याद आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसने हमें बताई निदा ने, कि जो बच्चे, जब आप सबसे पहले जब प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है जो कठिन प्रश्न उनको देख करके वो अब क्या होगा, और आप उसके फेर से डर जाते हैं। अब निदा का ये कहना है कि आप उन प्रश्नों को पहले हल कीजिए जो आपको आते हैं, जब वो हल हो जाएंगे उससे आपका कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ जाएगा कि वो दूसरे जो हैं वो भी हल होने लग जाएंगे। यही कहना चाहती हूँ आप? और मैं पहली बात तो पेपर पढ़ती नहीं हूँ एग्जाम में। अच्छा, फिर स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, चाहे कोई कितना ही पढ़ के आया हो, कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, ये मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग में क्या वही चलता रहता है पूरे टाइम। जब अपन पेपर लिखते गलतियाँ हो जाती है, तो मैं पेपर पढ़ती नहीं हूँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ या फिर पीछे से स्टार्ट कर देती हूँ। इस साल तो टाइम कम था एग्ज़ाम का, तो जल्दी करने की वजह से मैंने हमेशा सारे पेपर जो है पीछे से स्टार्ट किए, लास्ट से। तो लास्ट की क्या बड़े होते तो फटाफट, अगर अपन वो कर लेते ना, तो फिर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तक एक लाइन के बचे हैं, तो वो तो फटाफट हो जाएंगे, आसानी से हो जाते हैं। जी, तो मैं पेपर नहीं पढ़ती हूँ, मैं स्टार्ट कर देती हूँ, अगर नहीं आ रहा तो उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दो, बाकी कर लो। अच्छा, ऐसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, उनकी भी क्या यही स्ट्रेटेजी होती है जो आप इस्तेमाल करती हैं? जी, बताया तो सबको यही जाता है, लेकिन अब उनके तो छूट जाते हैं। नहीं, कभी आप उनसे बात करती हैं? जैसे जो टॉपर्स हैं आपके अलावा भी आपके क्लास में टॉपर्स होंगे, उनसे आप बात करते हैं कि वो भी ऐसे ही करते हैं, प्रश्न पत्र पूरा नहीं पढ़ते हैं? नहीं, कोई मतलब किसी किसी की आदत होती है तो कोई पढ़ लेता है कि 15 मिनट है तो पढ़ लो वैसा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कभी। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी अपनी रणनीति है? ये मेरी खुद की है। अच्छा निदा, एक बात और बताएं, आप अपनी इस कामयाबी के पीछे किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, अच्छा, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे हमेशा इनकरेज कराया कि 12th में भी तुझे वही परसेंटेज लाने जो तेरी LKG में थे जी, तो मैंने वही किया है। मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते थे कि पढ़ने में ध्यान दो, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा पढ़ाई से मतलब होता है अपने इसमें तो ऐसा होता है ना, लड़की है तो उसकी शादी कर दो, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन मेरे उल्टा है। मेरे पापा के सामने अगर कोई शादी की बात कर दे तो उसे डांट देते कि मेरी लड़की का दिमाग सिर्फ पढ़ने में लगेगा और उससे सिर्फ पढ़ाई की बात करो। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को साथ दिया। अगर मैं कभी उदास भी होती हूँ ना, मेरी मम्मी मुझे इनकरेज करती कि बेटा रिजल्ट वाले दिन सबको जवाब देना जी। तो फिर उसके बाद है मेरे टीचर्स, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझे मतलब बताया कि आप और सब बच्चों को पढ़ाते हैं वो, लेकिन मुझे हमेशा उनकी नज़र में ऐसा रहता है कि मेरी तरफ जब भी वो देखते हैं तो उनकी उम्मीद रहती है कि ये लड़की इस बार भी टॉप करेगी। कोचिंग भी फ्री दी है मुझे, क्योंकि हमारे इतना वो नहीं है कि हम फीस भर दें, तो मेरे टीचर्स ने 2 साल तक मुझे 4 सब्जेक्ट में फ्री पढ़ाया है। आपको ऐसा लगता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ज्वाइन करना भी किसी टॉपर के लिए ज़रूरी, तभी वो टॉप कर सकता है? जी, कोचिंग तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोचिंग से आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। जो आपका जो चैप्टर रहता है, टॉपिक रहता है, वो एकदम दिमाग में आना, कोचिंग वाले मेहनत भी बहुत करते हैं, नोट्स बनवाते हैं, तो वो नोट्स एंड में बहुत काम आते हैं। जब बच्चा खुद पढ़ता है ना तो वो कोई चीज़ें छोड़ देता है, नोट्स नहीं बनाता है, सोचता है मैंने तो याद कर लिया, लेकिन नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए कोचिंग तो ज्वाइन करनी चाहिए। कोचिंग का भी एक बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। क्या निदा, बहुत अच्छे टीचर होना किसी टॉपर के लिए बहुत ज़रूरी है? वो टॉप तभी कर सकता है जब उसके टीचर्स अच्छे हों, या ऐसा भी हो सकता है अगर टीचर्स अच्छे नहीं हो तब भी अपन टॉप कर सकते हैं? आज तो आप मोबाइल भी खोलोगे तो आपको टीचर मिल जाएंगे, तो टीचर का तो रोल है, होता ही है। तो
अगर आपको जैसे कि आजकल बुक्स में पढ़ के हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जी, सीख सकते जी। हैं, बुक का याद भी करना ज़रूरी है। मैंने एनसीईआरटी एंड वक्त तक भी पढ़ी है, जी। लेकिन वो एनसीईआरटी बुक तभी समझ में आती है जब आपको टॉपिक आपने समझ रखा है, बगैर टॉपिक समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी। अच्छा निदा, आप क्या चाहती हो, आगे का क्या प्लानिंग है आप? अभी मुझे जेई के लिए कोचिंग करनी है और जेई निकालना है, क्योंकि मेरे को आईआईटी में जाना है। ये मेरा शुरू से ड्रीम रहा है कि मैं आईआईटी कॉलेज से ही पढूं, तो मुझे आईआईटी के लिए तैयारी करनी है। आसिफ भाई जी। क्या परेशानियां महसूस कर रहे हैं अभी आप? परेशानी तो क्या है, सब हो जाएगा, ऊपर वाला है। फिर भी आप क्या उम्मीद करते हैं मुआशरे से, आपके समाज से क्या उम्मीद करते हैं इस समय आप? जी, कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ, नगर पालिका से भी आए थे जी। हमारे चेयरमैन साहब धर्मेंद्र तिल्लानी जी आए थे, देवड़ा जी, प्रकाश जी देवड़ा आए जी। हैं, और बहुत सारे कमलेंद्र सिंह जी आए हैं। जी। इन सब ने आश्वासन दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात, विधायक साहब ने पर्सनली फ़ोन कर जी। इस बेटी का उत्साह बढ़ाया है, वाह। और आगे भी उन्होंने कहा है कि बेटा कोई भी तुम्हारी दिक्कत आए तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करो, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी होगा आपके लिए पढ़ाई आप जारी रखो, किसी भी बात की ज़रूरत हो तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करो। बच्चों को अगर उभारना है, प्रतिभाओं को उस मकाम तक पहुंचाना जहां वो जाना चाहती हैं, तो सारे समाज की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को आगे लाए। उसके साथ मुआशरे की, जिस मुआशरे का वो है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की हेल्प करे, उसकी मदद करे, ताकि वो आगे बढ़ सके। दोस्तों, मुझे मेरा एक शेर याद आता है कि बुलंदी से अगर देखो तो मंजर साफ दिखते हैं, छुपाने से नहीं छुपते, समंदर साफ दिखते हैं। वो तख्तो ताज को पल भर में ठोकर मार देते हैं, भले गुदड़ी में रहते हैं, कलंदर साफ दिखते हैं। तो ये थी निदा सैयद, जिससे हम बात कर रहे थे, जिसने इस वक्त सीनियर साइंस मैथ्स से टॉप किए, जिसके मैथ्स में 100 में से 100 नंबर हैं। ये बेटी एक मुस्लिम की है। पूरे देश में भी एक माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम। मैं यहाँ एक बड़ा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। ये बेटी मुस्लिम की है, लेकिन क्या इससे सिर्फ मुस्लिम का सम्मान बढ़ा है? क्या इससे सिर्फ इसके पिताजी, इसके वालिदैन का सम्मान बढ़ा है? नहीं, इससे उनका सम्मान तो बढ़ा ही है, इसके स्कूल का, इसके टीचर्स का, इस शहर का और इस पूरे ज़िले का मान बढ़ा है। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आता है इंदौर के बड़े शायर इसहाक असर साहब का, कि लफ्ज़ों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, इन कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती है तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। दोस्तों, जब कोई बच्चा या कोई बेटी या कोई बेटा कामयाब होता है तो पूरे सम्मान का मान बढ़ता है, पूरे सम्मान, पूरे शहर का। दोस्तों, जब कोई बेटा या कोई बेटी कामयाब होती है तो पूरे इलाके का मान बढ़ता है, पूरे ज़िले का सम्मान बढ़ता है, पूरे प्रांत का, पूरे देश का नाम बढ़ता है। ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, हमें मिलजुल के उसका साथ देना है, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हम तरक्की कर सकें। क्योंकि जब किसी बच्चे का, यानी हमारे देश का, कि किसी भी व्यक्ति का एक कदम मजबूत होता है तो हमारे देश का एक कदम मजबूत होता है, और हमारे देश के किसी व्यक्ति का एक कदम कमज़ोर होता है तो पूरे देश का एक कदम कमज़ोर होता है। याद रखिए, हम सब एक हैं, हमें इस देश को आगे ले जाना है तो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर दूसरे किसी टॉपिक पर, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे हस्ती के साथ, किसी दूसरी प्रतिभा के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।